अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़िले हुमा। ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। नाजरीन, इस हफ्ते भी हम चीन की मईशत, सकाफत, खारजा पॉलिसी, तालीम, समाजी बहबूद और इंसाफ समेत दीगर अहम शोबों से जुड़ी खबरों पर रोशनी डालेंगे। चीन में अगले माह से शुरू होने वाले एशियन गेम्स की तैयारियों, ट्रेनों में 24 घंटे ऑनलाइन खाना मंगवाने की सहूलत, वर्ल्ड रोबोटिक कॉन्फ्रेंस समेत कई अहम मौज़ूआत पर रिपोर्ट्स का प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के बड़े सिक्योरिटी रेगुलेटर ने नए कारोबारी कवानीन मुतारिफ करा दिए। इस इकदाम का मकसद आईपीओ के अमल और रीफाइनेंसिंग की निगरानी को बेहतर बनाना है। चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन के मुताबिक आला मयार की कंपनीज की मदद को तरजीह दी जाएगी। चीन के सबसे बड़े सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने आईपीओ के अमल और रीफाइनेंसिंग की निगरानी को बेहतर बनाने, हिस्स में कमी को मजीद मुनज़्ज़म करने और मार्जिन फाइनेंसिंग तनासुब को कम करने के लिए 3 इक़दामात का एक पैकेज पेश किया है, जिसका मकसद कैपिटल मार्केट को तक़वियत देना, सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाना और मार्केट की तवक्कुआत को मुस्तहकम करना है। चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन ने इन इक़दामात का ऐलान करते हुए कहा कि वो आला मयार की कंपनीज की मदद को तरजीह देगा, जबकि मुसलसल ऑपरेटिंग नुकसानात और ज़्यादा माली सरमायाकारी जैसी मुश्किलात का सामना करने वालों पर पाबंदियां आयद करेगा। मजीद बरां ये ऐसी कंपनियों के लिए रीफाइनेंसिंग सरगर्मियों के वक्फों और पैमाने पर मुनासिब हुदूद आयद करेगा और इक़दामात के मुताबिक कमीशन शेयर होल्डिंग में कमी से मुताल्लिक रेगुलेशन में मजीद इजाफा करेगा। CSRC ने सिक्योरिटीज मार्जिन ट्रेडिंग के निफाज के कवायद पर नजरसानी की है, जिससे सरमायाकारों की सिक्योरिटीज की खरीदारी के लिए कम अज कम फाइनेंसिंग कोलेटरल तनासुब 100% से कम करके 80% कर दिया गया है। इस एडजस्टमेंट का इतलाक रवां साल 8 सितंबर को मार्केट बंद होने से होगा। CSRC ने कहा कि फाइनेंसिंग कोलेटरल तनासुब में मोतदिल नरमी से सिक्योरिटीज मार्जिन ट्रेडिंग के काम करने में सहूलत मिलेगी और मौजूदा फंड्स में नई जान डाली जाएगी। चीन की घरेलू आलात की सनत में साल ब साल तकरीबन 9% इजाफा हुआ। रवां बरस की पहले छमाही में इस शोबे की मुश्तरका ऑपरेटिंग आमदन 914 बिलियन युआन तक पहुंच गई है। घरेलू आलात की मार्केट स्मार्ट ग्रीन मसनूआत से भरी पड़ी हैं। चीन की घरेलू आलात की सनत ने इस साल जिद्दत तराजी और सप्लाई साइड पर अपग्रेडिंग के साथ साथ मुल्क के छोटे कस्बों और देहातों में खपत को फरोग देते हुए मुस्तहकम तरक्की की है। घरेलू आलात की मार्केट्स ग्रीन एंड स्मार्ट मसनूआत से भरी हुई हैं। इस साल जनवरी से जुलाई तक चीन की घरेलू आलात की सनत की सनती इजाफी कीमत में साल ब साल तकरीबन 9% इजाफा हुआ, जो औसत सनती तरक्की की शरह से तकरीबन 5% पॉइंट्स ज्यादा है। 2023 की पहली छमाही में इस शोबे की मुश्तरका ऑपरेटिंग आमदनी 914 बिलियन युआन तक पहुंच गई। ये साल ब साल 7% से ज्यादा का इजाफा है। मुख्तलिफ प्रमोशनल कंपनीज भी घरेलू आलात की खपत को बढ़ाने में किरदार अदा कर रही हैं। वस्ती चीन के सूबे खोबे ने सूबे भर में होम अप्लायंसेस वाउचर जारी करने के लिए 300 मिलियन युआन की सरमायाकारी की है। इससे सारिफीन बचत का और कारोबारी इदारे हुकूमत की तरफ से सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। वजारत तजारत के आदाद शुमार के मुताबिक इस साल के आगाज से अब तक मुल्क भर में घरेलू आलात की खपत को फरोग देने के लिए 2.5 मिलियन युआन से ज्यादा की मंसूबाबंदी की गई है और मुल्क भर में बड़े पैमाने पर घरेलू आलात की खपत को फरोग देने की 300 से ज्यादा सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है। आदाद शुमार के मुताबिक चीनी स्मार्ट होम मार्केट 2021 में 550 अरब युआन रही, 2022 में 650 अरब युआन रही और इस साल तवक्को है कि ये 730 अरब युआन से तजावुज कर जाएगी। चीन के जनूब मगरबी सूबे गोह्यू की लीबू काउंटी सियाहत का मरकज बनी हुई है। मौसमी गर्मा की तातीलात के दौरान लीबू काउंटी में रिकॉर्ड 7.4 मिलियन सियाह आए, जिनमें मुल्की और गैर मुल्की सियाह शामिल हैं। चीन के जनूब मगरबी सूबे गोयजू की लीबू काउंटी न सिर्फ अपने दिलकश मनाजिर और तमाम साल रहने वाले खुशगवार मौसम की वजह से मशहूर है, बल्कि ये जनूबी चीन के कास्ट के आलमी सकाफती वर्से की और हयातियाती ज़खायर के आलमी नेटवर्क के लिए भी मारूफ है। इस काउंटी की अपनी आबादी सिर्फ 1,85,000 है। ताहम इस साल मौसम गर्मा की तातीरात में यहाँ रिकॉर्ड 7.4 मिलियन सयाह आए।
सयाह यहाँ की खूबसूरत वादी में माइनर 7 केव्स शोहरत के बायस यहाँ खिंचे चले आते हैं। सयाहों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए हाल ही में लीबू के कदीम कस्बे में 80 से ज्यादा होम स्टे का आगाज किया गया है। सयाहों की नाइट स्टे की शरह तकरीबन 40% तक बढ़ गई है। इसीलिए कदीम कस्बे में होम स्टे को तेजी से अपग्रेड और तब्दील किया गया है। लीबू के होम स्टे में मजमूई इमेज बेहतरीन बनाने और इसकी तरक्की के लिए तीसरी पार्टी की खिदमत हासिल की गई हैं और बेहतरीन हाउस कीपिंग के लिए एक मजमूई तरबियती प्रोग्राम तैयार किया गया है। लीबू काउंटी ने अपनी कौमियती सकाफत और मखसूस खानों के जरिए नाइट मार्केट्स को ज्यादा मुतनव्वे बनाने के इक़दाम भी इख्तियार किए हैं। चीन काबिले तजदीद तवानाई की तरक्की के लिए ज़राए नक्लो हमल को फरोग दे रहा है। शमसी पैनल्स, विंड टर्बाइन्स, एनर्जी स्टोरेज जैसी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। चीन दुनिया के सबसे बड़े तेज रफ्तार रेलवे हाईवे नेटवर्क, मुतादिद हवाई अड्डों और बंदरगाहों का हामिल मुल्क है, जिसने सब तरक्की की तरफ बढ़ते हुए काबिल तजदीद तवानाई की तरक्की के लिए अपने नक्लो हमल के बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। चूँकि नक्लो हमल चीन के कार्बन पीक और कार्बन न्यूट्रलिटी के अहदाफ को पूरा करने के लिए अहम है, इसीलिए नक्लो हमल और तवानाई के शोबों का इंजमाम सब्ज और पायदार तवानाई की तरफ मुंतकिली को आगे बढ़ाने में अहम है। चीन ने अब तक शमसी पैनल्स, विंड टर्बाइन्स, एनर्जी स्टोरेज की सहूलियात, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और बैटरी स्वीपिंग स्टेशंस के साथ साथ शाहराहों और आसपास की बेकार जमीनों के साथ हाइड्रोजनेशन स्टेशन तामीर किए हैं, जिसका मकसद खपत के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्ज तवानाई पैदा करना है। माहिरीन का कहना है कि ये कोशिशें ट्रांसपोर्ट के शोबे की पायदार ईंधन और टेक्नोलॉजीज की जानिब मुंतकिली को फरोग देने का काम करती हैं और ये मुल्क की नक्लो हमल की सनत के लिए बिजली और बिजली की डीकार्बनाइजेशन के हुसूल के लिए एक बहुत काबिल अमल तरीका है। चीनी हुकूमत के इक़दामात से मुल्क में सहराई और रेतीला रकबा कम हो रहा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पथरीले रेगिस्तान के रकबे में 52,60,000 हेक्टेयर की कमी भी हुई है। नेशनल फॉरेस्ट्री एंड ग्रास लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक चीन ने गुज़श्ता एक दहाई के दौरान रेगिस्तानी तनव्वो का मुकाबला करने में नुमायां पेशरफ्त की है। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक मुल्क में रेगिस्तान, रेत और पथरीले रेगिस्तान के कुल रकबे में 10 साल पहले के मुकाबले में बिलतरतीब 50 लाख हेक्टेयर्स, 43 लाख हेक्टेयर्स, 20,000 हेक्टेयर्स और 52,60,000 हेक्टेयर्स की कमी वाक़ई हुई है। मजीद बना रेतीले और पथरीले इलाकों में नबातात की औसत कवरेज में 2.6 और 7.9% पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से मरबूत तहफ़्फ़ुज़ और मुनज़्ज़म इंतज़ाम को फ़रोग़ देने की कोशिशें की गईं और चीन ने शिमाल मगरबी, शिमाली और शिमाली मशरक़ी चीन में शजरकारी, बीजिंग और तियानजिन में रेत के तूफ़ानों का ज़रिया कंट्रोल करने और कौमी पार्क्स के पहले बैच के क़याम जैसे इक़दामात को आगे बढ़ाया है। तकरीबन 33.3 मिलियन हेक्टेयर्स रेतीली जमीन को ठीक किया गया है। चीन ने तकरीबन 44.7 मिलियन हेक्टेयर्स जमीन पर मिट्टी के कटाव को रोक दिया है। वस्ती चीन में सतह मुर्तफा लोएस के अहम ट्रीटमेंट एरिया में जंगलात और घास के मैदानों की नबातात की कवरेज 59% से तजावुज कर गई है, जिससे मिट्टी के पानी को रखने और मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियतों में नुमाया इजाफा हुआ है। शदीद गर्मी के बाद मौसम की तब्दीली से चीन भर में नाइट इकोनॉमी को फरोग मिल रहा है। लोग शाम के वक्त मुख्तलिफ खेलों में शरीक होकर वक्त गुजार रहे हैं। हालिया दिनों शदीद गर्मी में कमी होने और मौसम की तब्दीली के बायस लोगों ने शाम के वक्त मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने के लिए बाहर निकलना शुरू कर दिया है, जिससे चीन भर में नाइट इकोनॉमी को फरोग मिल रहा है। जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग के शहर मीजू सिटी में मकामी बाशिंदे रात के वक्त आरामदेह रनिंग ट्रैक, रात के दिलकश मनाजिर और खेलों के प्रोफेशनल साजो सामान के साथ खेलों से ज्यादा लुत्फानंदोज होते हैं। बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के आदाद शुमार को देखें तो अंदाजा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आउटडोर खेलों के सामान का इंतखाब कर रहे हैं।
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म JD के डेटा से पता चलता है कि वाटर प्रूफ कपड़ों और प्रोफेशनल ट्रेल शूज की फरोख्त में साल ब साल 3 गुना इजाफा हुआ है और इंटेलिजेंट एडजस्टमेंट ट्रेनर्स और रोइंग मशीनों की फरोख्त में साल ब साल 2 गुना इजाफा हुआ है। बीजिंग, शंघाई और जनूब मगरबी चीन के सूबे सिचुआन में खेलों के वेन्यूज ने भी आवाम के लिए अपने औकात कार बढ़ाए हैं। वस्ती चीन के सूबे हीनान के दारुल हुकूमत ज़ेंगजू में ज़ेंगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में खेलों की मार्केट का आगाज किया गया है। वहाँ का सबसे मकबूल खेल फ्लाइंग फुटबॉल है। ये गोल ड्रोन्स का मुकाबला है जिसे देखकर ऐसे लगता है जैसे हवा में फुटबॉल खेला जा रहा हो। इसके अलावा विंग पाउडर, ड्रोन्स, रोलर स्केटिंग, मार्शल आर्ट्स, तफरीही बॉलिंग और दीगर बहुत से खेल भी मार्केट में काफी मकबूल हैं। चीन और पाकिस्तान की फिजाई अफवाज शिमाल मगरबी चीन के जेक्वान और यिनचुआन में 10वीं मुश्तरक ट्रेनिंग का इनेकाद करेगी। शाहीन एक्स का मकसद दोनों ममालिक की जंगी सलाहियत को बेहतर बनाना है। चीन की वजारत कौमी दिफा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की फिजाई अफवाज शिमाल मगरबी चीन के जेक्वान और यिनचुआन में 10वीं मुश्तरका ट्रेनिंग का इनेकाद करेंगी। अगस्त के आखिर से वस्त सितंबर तक जारी रहने वाली मुश्तरका ट्रेनिंग शाहीन एक्स का मकसद अमली ताउन को मजीद मजबूत बनाना और दोनों ममालिक की जंगी सलाहियत को बेहतर बनाना है। चीन में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के तलबा के लिए सकाफती स्टडी टूर्स मुरतब किए जा रहे हैं, जहां उन्हें मुख्तलिफ सकाफती मकामात की सैर कराई जाती है। चीन में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के तलबा ने मौसम गर्मा की तातीलात में ग्रुप स्टडी टूर्स में शामिल होकर गैर मामूली सकाफती वर्से के बारे में मालूमात हासिल की। शिमाली चीन के सूबे शांसी का चांगजी शहर कसीर जहती ब्रोकेड बनाने की तकनीक की वजह से मशहूर है, जिसे चीनी जबान में डोइजिन कहा जाता है। ये इस इलाके में हजारों साल पुराना हुनर है। ऐसी पेंटिंग्स पर जानवर और फूल होते हैं जो निहायत दिलकश लगते हैं। चीन भर के स्कूल के तलबा ग्रोह शहर के चांगजी डोइजिन म्यूजियम का दौरा करने आए ताकि मुनफरिद रिवायती लोक दस्तकारी के बारे में जान सकें, जो कौमी सतह पर एक बेमिसाल सकाफती वर्सा है। ये तकनीक रिवायती पेंटिंग के मुकाबले में किरदारों को फ्लैट शक्लों में पेश करने का एक और तरीका है। मशरक़ी चीन के सूबे शानडोंग के यांताई शहर में तलबा ने तारीखी नुमाइशों का भी दौरा किया और चीनी तारीखी और सकाफती पार्क में गैर मामूली सकाफती वर्से की परफॉर्मेंस देखी। उन्होंने एक मेहराब पुल के खुसूसी ढांचे को सीखने के लिए आटे के मुजस्समे बनाए और लकड़ी की लाठियों से पुलों की तामीर जैसी इंटरैक्टिव सरगर्मियों में हिस्सा लिया। चीन में ट्रेन मुसाफिरों के लिए 24 घंटे ऑनलाइन खानों की सहूलत दस्तयाब कर दी गई। इस नए इक़दाम से रोजाना 1 करोड़ से ज़ायद मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। मुसाफिर QR कोड स्कैन करके रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकते हैं। चीन के तेज रफ्तार रेलवे निज़ाम ने अपनी खिदमात को मजीद बेहतर बनाया है और अब मुसाफिरों के लिए ऑनलाइन खाने की फराहमी भी दस्तयाब है। तवक्को है कि इस नए इक़दाम से रोजाना 1 करोड़ से जायद मुसाफिर मुस्तफीद होंगे जो अपनी नशिस्तों पर QR कोड स्कैन करके रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन लोगों को भी मुसाफिरों के लिए खाना मंगवाने की सहूलत देता है जो ट्रेन में नहीं। तेज रफ्तार ट्रेनों में 24 घंटे खाना दस्तयाब होगा। जब भी कोई मुसाफिर ट्रेन में सवार होगा तो उसके पास मुख्तलिफ किस्म का खाना मंगवाने का इख्तियार होगा। जो लोग सादा या फास्ट फूड को तरजीह देते हैं वो हल्के फुल्के खाने जैसे मैरिनेटेड नूडल्स का ऑर्डर दे सकते हैं और इसके अलावा गर्म और मसालेदार चिकन, ब्रेड्स, चिकन और दीगर हलाल खाना भी फराहम किया जा सकता है। ऑर्डर देने के बाद ट्रेन का अमला खाना नशिस्तों तक पहुंचाएगा ताकि मुसाफिर अपने सफर के दौरान एक ही वक्त में बाहर के खूबसूरत नज़ारों और लजीज खानों से लुत्फानंदोज हो सकें। इस वक्त चीन दुनिया के सबसे बड़े तेज रफ्तार रेलवे निज़ाम का हामिल मुल्क है, जिसमें 40,000 किलोमीटर से ज्यादा का कुल ऑपरेटिंग हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है। एशियन गेम्स की थीम पर बनने वाली ट्रेन ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ट्रेन एशियन गेम्स के मेजबान शहरों के मुख्तलिफ वेन्यूज को जोड़ती है। ट्रेन को एशियन गेम्स के खेलों के पोस्टर से सजाया गया है। सितंबर के आखिर में शुरू होने वाले एशियन गेम्स की थीम पर चलने वाली ट्रेन ने अपने पहले मुसाफिरों का खैर मकदम किया और वेंजू में रेलवे लाइन S1 पर ऑपरेशन शुरू किया, जो आइंदा 19वें एशियन गेम्स के 5 शरीक मेजबान शहरों में से एक है।
وینجو ریل ٹرانزٹ کی لائن S1 شہر کے مشرق سے مغرب تک پھیلی ایک تیز رفتار ٹرانزٹ لائن ہے جس کی کل لمبائی 53.5 کلومیٹر ہے، جو ہوائی اڈے، تیز رفتار ریلوے اسٹیشن اور دیگر شہری نقل و حمل کے مراکز کو جوڑتی ہے۔ لائن پر چلنے والی ہر ٹرین 1200 مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کھیلوں کے دوران اہم نقل و حمل کی مدد فراہم کرے گی۔ لائن S1 پر ایشین گیمز کی تھیم پر چلنے والی 4 ٹرینیں چل رہی ہیں، جن میں سے ہر ٹرین میں 4 بوگیاں ہیں۔ ٹرین کی باڈی کو کھیلوں کے عناصر پر مشتمل پوسٹر سے سجایا گیا ہے اور اندرونی ڈیزائن پر فٹ بال، ڈریگن بوٹ ریسنگ اور دیگر ایونٹس کی ڈرائنگ شامل ہیں۔ مسافر گاڑیوں میں لگے پوسٹر سے مشلوں کے ڈیزائن اور کھیلوں کے تمغوں کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ 19ویں ایشین گیمز کی تیاریوں میں وینجو نے ٹرین اسٹیشنز کے ہارڈ ویئر سامان کو بھی اپ گریڈ کیا ہے۔ ایک سمارٹ کسٹمر سروس سینٹر کا آغاز کیا گیا ہے جو باقاعدہ خدمات کے علاوہ چھتری اور ادویات کے باکس بھی فراہم کرتا ہے۔ ہانگجو اور صوبہ زیجیانگ کے 5 دیگر شہروں ننگبو، وینجو، جنوا، شاؤزنگ اور ہورجو کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والے 19ویں ایشین گیمز 23 ستمبر سے 8 اکتوبر تک جاری رہیں گے، جس میں 54 مقابلوں کے مقامات پر 40 کھیل، 61 کھیل اور 483 ایونٹس ہوں گے۔ چین میں ایشین گیمز کے مقابلوں کے لیے مقامی افراد پرجوش ہیں۔ حکام کے مطابق کھیلوں کے مقابلے کے لیے پچز مکمل طور پر بک کر لی گئی۔ مقامی افراد حکومت کی جانب سے کھیلوں کے مقابلے میں شریک بھی ہو رہے ہیں۔ مشرقی چین کے صوبے زیجیانگ کے ہانگجو شہر نے ستمبر کے اواخر میں شروع ہونے والے ایشین گیمز سے قبل کھیلوں کی سہولیات کی تعمیر اور بحالی کی کوششیں تیز کر دی ہیں، جن میں جزوی طور پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جسمانی سرگرمیوں میں مشغول کرنا ہے۔ ژینگجیانگ گاؤں میں نوعمر اور بچوں کے سائیکل سواروں کا ایک گروہ ماہانہ مقابلے کے دوران پمپ ٹریک میں چھلانگ لگانے، کھڑے ہونے، تیز رفتاری اور دیگر بائیکنگ تکنیکوں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پمپ ٹریک کے علاوہ 3.5 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس گاؤں میں 2 معیاری باسکٹ بال کورٹ، 2 11A سائڈ فٹ بال پچ، ٹینس کورٹ، راک کلائمبنگ دیواریں اور دیگر کھیلوں کی سہولیات قائم کی گئی ہیں۔ اسپورٹس ایونٹ کمیٹی کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے مقابلوں کے لیے پچز مکمل طور پر بک کر دی گئی ہیں۔ روایتی سہولیات کے علاوہ گاؤں نے لوگوں کے لیے گھر کے اندر اسکیننگ، ٹینس اور 5 دیگر کھیلوں کی مشق کرنے کے لیے ہائی ٹیک مقامات بھی قائم کیے ہیں۔ اکتوبر میں ایک پرانی فیکٹری کو اسپورٹس ہاسٹل اور ملٹی فنکشنل جمنازیم میں تبدیل کیا جائے گا۔ ہالینڈ کے 2 سائیکل سواروں اور ولاگرز نے ہانگجو شہر کا دورہ کیا۔ ہانگجو 8 سال کی تیاری کے بعد ایشین گیمز کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ گلوبل بائی سائیکل انڈیکس کے مطابق ہانگجو ایشیا کا سب سے بڑا سائیکل دوست شہر ہے۔ ہالینڈ کے 2 سائیکل سواروں اور ویلاگرز نے مشرقی چین کے شہر ہانگجو کے سبز راستوں کا دورہ کیا، جو 19ویں ایشین گیمز کی میزبانی کرے گا۔ مشرقی صوبے زیجیانگ کا دارالحکومت ہانگجو 8 سال کی تیاری کے بعد سبز، اسمارٹ، اقتصادی اور اخلاقی ایشین گیمز کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس شہر کو دنیا کا 7واں سب سے زیادہ موٹر سائیکل دوست شہر قرار دیا گیا ہے اور دنیا کے 10 سر فہرست ممالک میں یہ واحد غیر یورپی شہر ہے۔ پہلے نمبر پر ہالینڈ کا شہر ایمسٹرڈیم ہے۔ 2020 گلوبل بائسیکل انڈیکس کے مطابق ایشیا میں سب سے بڑا سائیکل دوست شہر ہانگجو ہے۔ دونوں مہم جو سائیکل پر شہر کے چائے کے کھیتوں میں گئے اور متعدد پلوں اور حیرت انگیز جھیلوں پر مشتمل قدرتی مناظر سے متاثر ہوئے، خاص طور پر اس علاقے میں اگائی جانے والی لونگ کی چائے سے۔ سائیکل سوار اس جوڑی نے ویسٹ لیک کا بھی دورہ کیا، جو اپنے خوبصورت مناظر اور تاریخی آثار کے لیے مشہور ہے۔ جھیل کے بالکل ساتھ ایک خوبصورت پرانی گلی ہیفانگ جی ہے۔ یہاں آپ کو ہر قسم کے مقامی پکوان مل سکتے ہیں اور مقامی لونگ چائے بھی۔ چینی خلا اسٹیشن پر شینزو 16 کا عملہ سائنسی تجربات میں مصروف ہے، جن میں لائف ایکولوجی اور اسپیس مائکرو گریویٹی فزکس پر تجربات شامل ہیں۔ 30 مئی 2023 کو مرکزی ماڈیول میں داخل ہونے والے چین کے خلائی اسٹیشن تیانگونگ پر موجود شینزو 16 کے عملے نے 89 دن تک مدار میں کام کرتے ہوئے مسلسل خلا میں سائنسی تجربات کا ایک سلسلہ انجام دیا ہے، جس میں لائف ایکولوجی اور اسپیس مائکرو گریویٹی فزکس شامل ہیں۔ انہوں نے ایکسٹرا ویکیولر تابکاری حیاتیاتی نمائش کے تجربے کے لیے سامان کی کیبن سے باہر تنصیب کے کام اور خلائی اسٹیشن کے الیکٹرک پروپلشن سسٹم کے گیس سلنڈر میں بھی حصہ لیا۔ چین کی جانب سے ایکسٹرا ویکیولر تابکاری حیاتیاتی نمائش کا تجربہ پہلی بار کیا گیا ہے۔
تابکاری ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے کی جانے والی تحقیق تابکاری کے نقصانات، جینیاتی تغیر، انسانی حیاتیات کے لیے تابکاری سے تحفظ کی ادویات اور تابکاری کے خطرات کی حیاتیاتی تشخیص کی تیاری کے لیے مضبوط مدد فراہم کرے گی۔ یہ طویل عرصے تک مدار میں رہنے والے خلابازوں کی اچھی صحت اور انسان بردار مون لینڈنگ پلان پر عمل درآمد کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔ شینزو 16 کا عملہ 3 قسم کے خلابازوں، مشن کمانڈر، خلائی پرواز انجینئر اور پے لوڈ ایکسپرٹ پر مشتمل ایک بالکل نیا مجموعہ ہے۔ ای کامرس مقامی مصنوعات کی کھپت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چین میں آن لائن خرید و فروخت میں سال بہ سال 13% سے زائد کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے لائیو اسٹریمنگ ای کامرس میں بھی تیزی آئی ہے۔ چائنا انٹرنیٹ نیٹ ورک انفارمیشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ای کامرس مقامی کھپت کو بڑھانے اور چین میں ڈیجیٹل معاشی منظرنامے کو نئی شکل دینے میں ایک مضبوط پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ چین کی انٹرنیٹ ڈیولپمنٹ پر CNNIC کی 52ویں شماریاتی رپورٹ کے مطابق ملک میں آن لائن خرید و فروخت 2023 کی پہلی شش ماہی میں سال بسال 13.1% اضافے کے ساتھ 7.16 ٹریلین یوان تک پہنچ گئی، جس میں لائیو اسٹریمنگ ای کامرس میں تیزی آئی۔ رپورٹ کے مطابق چین کے دیہی علاقوں میں آن لائن ریٹیل فروخت میں سال کی پہلی شش ماہی میں سال بسال 12.5% اضافہ ہوا، جو مجموعی طور پر 1.12 ٹریلین یوان رہی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرحد پار ای کامرس میں پہلے 6 ماہ میں درآمدات اور برآمدات کا حجم 1.1 ٹریلین یوان رہا، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 16% زیادہ ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سرحد پار ای کامرس چین کی غیر ملکی تجارت کا 5% ہے، جو 5 سال پہلے 1% سے بھی کم تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جون تک چین میں آن لائن خریداروں کی تعداد 884 ملین تھی، جو گزشتہ دسمبر کے مقابلے میں 38.8 ملین زیادہ ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی میں زیر تعلیم کیمرون کے طالب علم جوزف چینی صدر کے معترف ہیں۔ جوزف مینڈو نے کہا کہ ہم نے کووڈ وبا کے خلاف چین کے قابل ذکر رد عمل کا مشاہدہ کیا۔ ہم نے غربت کے خاتمے کے لیے چین کی کامیابی کو بھی دیکھا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ پیکنگ یونیورسٹی میں کیمرون کے ایک طالب علم جوزف اولیور مینڈو چین کے بارے میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے اور باقی دنیا کے ساتھ اپنے تجربات کا اشتراک کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ 2021 میں پیکنگ یونیورسٹی کے غیر ملکی طلباء اور چین میں بین الاقوامی نوجوان رہنماؤں دونوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جوزف نے چینی صدر شی جن پنگ کے نام لکھے جانے والے 2 خطوط کا مسودہ تیار کرنے میں حصہ لیا۔ جوزف کہتے ہیں کہ 2020 میں کووڈ کی وبا کے دوران ہم اپنے وطن واپس نہیں گئے اور چین میں رہنے کا انتخاب کیا۔ ہم نے اس وبا کے خلاف چین کے قابل ذکر رد عمل کا مشاہدہ کیا، جس میں ووہان میں عارضی ہسپتالوں کی تعمیر بھی شامل ہے۔ اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح چین نے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں اپنی ساکھ کا لوہا منوایا ہے۔ ہم نے غربت کے خاتمے میں چین کی کامیابی کو بھی دیکھا، جسے ہم ایک عظیم اور تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں۔ CPC نے 2021 میں اپنی 100 سالہ سالگرہ منائی۔ ہم اس تحریر کی مدد سے اپنے خیالات اور تجربات کا اشتراک کرنا چاہتے تھے۔ صدر شی جن پنگ نے خطوط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین کے قومی حالات اور CPC کی تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے غیر ملکی طلباء کی دلچسپی چین کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں ان کی آگہی میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔ جوزف کا کہنا تھا کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ صدر شی اتنی جلدی جواب دیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت معنی رکھتا تھا کیونکہ وہ ملک کے بارے میں جاننے کی خواہش کے ساتھ چین آئے تھے۔ شی جن پنگ نے جوابی خط میں لکھا کہ عہد حاضر کے چین کو سمجھنے کے لیے CPC کو سمجھنا ضروری ہے۔ جوزف کے مطابق یہ دونوں جملے ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جوزف نے چین کے مختلف علاقوں کا سفر بھی کیا ہے، جن میں شمال میں خیبے، مشرق میں شانگھائی اور جیانگشی، جنوب مغرب میں گوئچو اور سیچوان اور شمال مغرب میں ننگشا شامل ہیں۔ 2 فروری 2016 کو شی جن پنگ نے صوبہ جیانگشی میں ایک پسماندہ گاؤں شنشان کا دورہ کیا اور گاؤں والوں کی آمدنی اور ذریعہ معاش کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے دیہی باشندوں کے ساتھ بات چیت بھی کی اور انہیں تمام تر مشکلات کے باوجود
जद्दोजहद की तरगीब दी। जोसेफ ने मकामी माश के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस गांव का सफ़र भी किया। उनका कहना है कि जब सदशी ने इस गांव का दौरा किया तो उसमें 210 से भी कम रिहायशी थे। उन्होंने गांव वालों की हौसला अफजाई की कि वो हिम्मत ना हारें और मुश्किलात के बावजूद जद्दोजहद जारी रखें। आज इस गांव को नक्लो हमल तक रसाई हासिल है और यहाँ ई कॉमर्स भी फल फूल रही है। जोसेफ शी जिनपिंग के तर्ज हुक्मरानी को समझने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने शी जिनपिंग द गवर्नेंस ऑफ चाइना की चौथी जिल्द का मुताला भी किया है। उनका कहना है कि वो ख़ास तौर पर गुर्बत के खात्मे में शी जिनपिंग की कोशिशों को बेहद सराहते हैं, क्योंकि अफ्रीका को अब भी इस हवाले से अहम चैलेंजेस का सामना है। जोसेफ ओलिवर की सोच है कि चीन ने कैसे कामयाबी हासिल की, अफ्रीका किस तरह इस कामयाबी की पैरवी कर सकता है। उनका कहना है कि अफ्रीकी पस मंज़र होने की वजह से उन्हें उम्मीद है कि चीन की कामयाबी से वो सीखेंगे और अफ्रीका के लिए हल तलाश करेंगे। वो यहाँ चीन के गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम का मुताला करने और इसे समझने आए हैं और वो ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसे टारगेटेड क्यों कहा जाता है और लोग इस पर किस तरह रद्द अमल देते हैं। चीन के इंसदाते गुर्बत उमूर को करीब से समझने के लिए सन 2020 में जोसेफ को शिमाली चीन के सूबा शानशी के शाखाओ गाँव में खिदमत सर अंजाम देने का मौका मिला। गांव के सीनियर अफसरान के साथ उन्होंने घरों का दौरा किया और मकामी सूरत हाल और मसाइल को बखूबी समझा। जोसेफ के ख्याल में चूँकि चीन की आबादी 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, लिहाजा वो जानना चाहते हैं कि सदशी कैसे लोगों के मफादात को नुमायां तरजीह दे रहे हैं। जोसेफ ओलिवर का मानना है कि चीन में मुख्तलिफ इलाकों की मुतनव्वो खूबियाँ और अपने अपने मखसूस मसाइल हैं। उनके लिए ये गैर मामूली बात है कि चीन इस कदर वसी फ्रेमवर्क के साथ इन मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन में वर्ल्ड रोबोटिक कॉन्फ्रेंस 2023 का शानदार इनेकाद हुआ। इस रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 160 कंपनीज शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत के हामिल रोबोट तवज्जो का मरकज़ बने रहे। ये रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, मैं हूँ इफ़त और मैं हूँ रिजवान अब्बासी। आज हम वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 में आ गए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर की 160 कंपनीज के 600 से ज़्यादा रोबोटिक एप्लीकेशंस हिस्सा ले रही हैं। जी हाँ, और आज हम बहुत ज़्यादा जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज को देखेंगे और इनमें बहुत ज़्यादा AI रोबोट्स शामिल हैं। मज़ीद इंतज़ार किए बगैर मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। तो फिर चलते हैं। इमेजिन कीजिए कि किसी दिन आप ही की शक्ल का एक जीता जागता रोबोट आपके सामने आ जाए। इस सेक्शन में हम ऐसे ही ह्यूमनॉइड रोबोट्स को देखने वाले हैं। पहली नज़र में देखने पे ये बिल्कुल आपको इंसानी लगेंगे। इनकी बनावट देखिए, इनकी जो स्किन है, इनके हैंड जेस्चर्स हैं, इनकी मूवमेंट है, बिल्कुल किसी एक जीते जागते इंसान ही की तरह है। और इन रोबोट्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को, आपकी मूवमेंट्स को नोट करते हैं और बिल्कुल वैसी इमिटेशन करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो आपने नोट किया कि जिस तरह की मेरी मूवमेंट है, बिल्कुल वैसी ही मूवमेंट इनकी भी नज़र आ रही है। जनाब, टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए। मेरे साथ एक चीनी दोस्त खड़े हैं और इनकी शक्ल का हूबहू एक रोबोट वो सामने खड़ा है। आप इनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखें, इनकी शक्ल देखें और उस रोबोट की शक्ल देखें, आपको बिल्कुल जो हूबहू मुमासलत है दोनों में वो मिलेगी। अब मुस्तकबिल में ये जो रोबोट्स हैं ये बहुत सारे शोबों में इंसानों के साथ मिलकर काम भी करने वाले हैं और
इंसानों को रिप्लेस भी कर देंगे। अब देखें यहाँ बहुत ज़्यादा 4 टांगों वाले रोबोट्स मौजूद हैं और इनके टांगें बहुत लचकदार हैं और वही रोबोट डॉग्स कहा जाता है और इनके सरों पर भी आंखों की तरह देखने के लिए रेडार मौजूद है। वो न सिर्फ आगे पीछे चल सकते हैं बल्कि जंप भी कर सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं। जी, मेरे सर पर लगी इस डिवाइस को देखिए कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अपने हाथ पाँव का इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ अपने माइंड की पावर से इस गाड़ी को आगे पीछे हरकत दे रहा हूँ। अब ये स्टाफ इस इक्विपमेंट को डीबग करने में मेरी मदद कर रहा है ताकि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हाथ पाँव का इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ माइंड पावर से ये गाड़ी चल जाएगी, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो माजूर अफराद के बहुत काम आने वाली है और हम मुस्तकबिल में देखते हैं कि ये और ज़्यादा रिफ़ाइन हो जाएगी और ज़िंदगी की जो दूसरी डायमेंशंस हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कारआमद होगी। सुना है कि ये रोबोट 10 मिनट में मेरा स्केच बना सकता है, तो अभी मैं कोशिश करती हूँ। कैसा लगा? ये मेरी तरह दिखाई देता है। यहाँ पर तो बहुत सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। आपने क्या क्या देखा? जी, मैंने बहुत ज़्यादा दिलचस्प रोबोट्स देखे हैं, जैसे तो सैब चूने वाला रोबोट है और पेट रोबोट्स भी हैं जो इनकी शक्ल बिल्कुल पीरी की तरह है लेकिन अच्छा। लोगों के साथ बातचीत कर सकती है, तो वाओ। बाकी बहुत टेक्नोलॉजी से भरपूर है। और एक और दिलचस्प चीज़ आपको बताऊं, एक बायोनिक आर्म है, एक बाजू है कि जिसको पहनने के बाद आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी जितनी वाह। एक सुपर हीरो के अंदर होती है। जी, तो ज़रूर देखते हैं। प्लीज़ चलिए। वाओ, अच्छा, मैंने सुना है कि इसको पहनने के बाद आपकी जो ताकत है वो 2-3 फोल्ड ज़्यादा हो जाती है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा शोल्डर पकड़ रही है और ये उठाने में मेरी मदद कर रही है। अच्छा, इस कंपनी का ये कहना है कि इस तरह से इसको पहन के आप 50 to 60 kg तक जो वज़न है वो उठा सकते हैं। वाह, तो इसी तरह तो लड़कियां भी बहुत भारी चीज खुद उठा सकती है। यस, मुस्तकबिल में ऐसा ही होने वाला है। यस। आज की वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में हमने बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जी हाँ, और इन टेक्नोलॉजीज को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है और आने वाले दिनों में इफ़त साहिबा हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजीज़ मज़ीद बेहतर होंगी और हमारी ज़िंदगियों में और सहूलतें लेके आएंगी। जी बिल्कुल, और मैं भी वो रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आरात का बहुत ही इंतज़ार कर रही हूँ जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। सिंक्याक खुद इख्तियार इलाके में तीर अंदाजी का खेल आज भी मकबूल है। यहाँ वाक़ई शिबू खुद इख्तियार काउंटी को तीर और कमान की सरजमीन कहा जाता है। मकामी अफराद मुख्तलिफ त्योहारों के मौका पर तीर अंदाजी का मुकाबला भी करते हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं।
गहरा सांस लो, अपने कंधों को ढीला छोड़ो, अगले हाथ को बिल्कुल सीध में रखो, पिछला हाथ मुकम्मल तौर पर खींचो, तीर की समत पर नज़र रखो, सही जगह पर निशाना लगाओ। 参加西线界射箭比赛。 2023年庆西千节250周年传统射箭比赛现在开始。周虎和周玉书两个人到了。OK。 मेरा नाम चाव हो है। मैं एक नौजवान कारोबारी शख्स हूँ जो अपने आबाई शहर चापचल वापस लौट आया है। मैं रवायती कमान और तीर बनाने का माहिर हूँ। ये सिर्फ मेरा मशगला नहीं है बल्कि मेरा कारोबार भी है। मेरे बचपन में कमान और तीर हमारा सबसे आम खिलौना था। जैसे जैसे मैं वक्त के साथ बड़ा होता गया, तीरंदाजी हमारे शीबो लोगों में मकबूल तरीन खेलों में से एक बन चुका है। भले ही मैं तीरंदाजी में बहुत अच्छा ना हूँ, हमारे घर में हमेशा कमान और तीर मौजूद रहते हैं। शीबो कौमियत के साथ मेरी वाबस्तगी की अलामत है। शीबो कौमियत के तीर और कमान बनाने में एहतियात से मवाद मुंतखब किया जाता है। ज़्यादातर रवायती कमान एल्म या लचकदार लकड़ी से बनाए जाते हैं और कभी कभार बबूल की लकड़ी से भी। हत्ता कि ये मवाद टूट भी जाए तो तब भी अपना जोड़ बरकरार रखते हैं, कमान को लचक फराहम करते हैं। रवायती कमान की तारें बैल के उजलात से बनाई जाती हैं। इन्हें नायलॉन से भी बनाया जा सकता है या दीगर मवाद से। कमान के रंग पर मुनहसर है। ताहम सबसे रवायती और अलामती सुनहरी कमान है, बैल के सींगों से बनी हुई। सींग से ऐसी कमान तैयार करने में तकरीबन 1 साल लगता है। मवाद जमा करने के वक्त पर मुनहसर है। उम्दगी से तैयार करदा कमान और तीर को जिस लम्हे खींचा जाता है, तीरंदाज को अंदाज़ा लगाने के लिए खुशकुन नज़ारे का एहसास होता है। 100 कदम दूर से निशाना लगाया जा सकता है। 这次射箭比赛比较重要，你要好好射箭，要打出好成绩啊！加油！好，我现在状态相当好，宝宝也加油，加油加油！ शीबो कौमियत के लिए तीरंदाजी के मुकाबलों में शिरकत ये एक ऐसी रवायत है जिसकी जड़ें हमारी याददाश्त में बहुत गहरी हैं। ये कई सदियां कबल फौजी मुकाबलों से वजूद में आई, आज त्यौहार की तकरीबात तक पहुंच चुकी है। अगरचे तीरंदाजी की महारत अब शीबो लोगों की सलाहियत का पैमाना नहीं है, फ़ौज और मुल्क में खिदमात अंजाम देने के लिए ये अब भी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। ये ख़ुद को आजमाने का एक तरीका है और हमारी एथलेटिक सलाहियतों का इजहार है। हर साल बड़े त्योहारों के मौके पर हम तीरंदाजी के मुकाबलों का इनेकाद करते हैं, जैसे रीलोकेशन फेस्टिवल या पहले कमरी महीने के 16वें दिन ब्लैक पेंट फेस्टिवल। हम कमान और तीर के बगैर नहीं चल सकते। 来吃饭了。今天有射箭比赛呢？我参加了。 我也参加了。你们2个球厉害，你赢得过你爸吗？我觉得我可以，最近状态还不错，头一次参加这样正式比赛，去试试。我怕赢不了他。没事，重在参与嘛。但是爸爸做工比我厉害，做弓箭还得跟爸爸学习。可惜卷卷前段时间手受伤了，不然我觉得他应该也可以。经常训练的时候，他成绩经常还比我好。 1999 में जारी होने वाला यादगारी डाक टिकट अवामी जमहूरिया चीन के क़याम की 50वीं सालगिरह कौमी इत्तेहाद को देखकर आपको पता लगेगा कि 56 कौमियतों में से शीबू वाहिद कौमियत है जिसे कमान और तीर के साथ दिखाया गया है। शीबू के लोग अपनी इस पहचान पर फख्र करते हैं क्योंकि कमान और तीर हमारे खून में शामिल हैं, तारीख और सकाफत का हिस्सा हैं। वो हमारे आबा व अजदाद की जानिब से मुंतकिल करदा जिम्मेदारी और फ़ख्र का एहसास रखते हैं जो कई मील तक हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए खड़े रहे हैं।
东北沈阳，当时的沈阳叫做盛京。 200 साल पहले शीबू जंगजुओं के एक ग्रुप ने अपने अहल खाना के साथ अपने आबाई शहर के बुजुर्गों को अलविदा कहा। सूबा लियाओनिंग के मौजूदा शहर शेनयांग से, जो पहले शेंजन के नाम से जाना जाता था, वो मगरिब की जानिब रवाना हुए और सिंकियांग की चापचल काउंटी पहुंच गए ताकि सरहद को आबाद करने और इसके दिफा का मुश्किल फरीजा सरंजाम दिया जाए। उस वक्त उनका सबसे मजबूत हथियार कमान और तीर था। आज भी कमान और तीर बदस्तूर फाल हैं। बैरूनी दुश्मनों से मुकाबले के लिए चीनी कौम की सलाहियत के गवाह और अलामत हैं। 10 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, आने वाले सयाह कहते थे कि बहुत से शानदार तीरंदाज हमारे चापचल काउंटी से उभरे हैं, जैसे गोमी छिन, छोगवान और शोहाइफिन। ताहम खुद यहाँ रहते हुए मैंने तीरंदाजी की शानदार सकाफत से मुतल्लिक कुछ खास महसूस नहीं किया, लेकिन इन 10 सालों में एक ऐसे शख्स के तौर पर जो यहाँ पला बढ़ा, मैं कमानों की सरजमीन पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को गहराई से महसूस करता हूँ। मगरिब में आबादकारी का मेला, शीबू कमान और तीर बनाने की दस्तकारी, शीबू के लोग और उनकी तीरंदाजी आहिस्ता आहिस्ता कौमी गैर मादी सकाफती वर्सा बन चुके हैं। मुतादिद गैर मामूली तीरंदाज भी चापचल आर्चरी स्कूल से उभरे हैं। बच्चे भी तीरंदाजी की सकाफत सीख सकते हैं और स्कूल में तीरंदाजी की बतौर खेल मश्क कर सकते हैं। तीरंदाजी के रवायती मुकाबले भी त्योहारों के दौरान मुल्क भर से सयाहों को राग़िब करते हैं। कमानों की सरजमीन की कमान नस्ल दर नस्ल हमारे हाथों में मुंतकिल हो रही है, अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। अगर आपको मौका मिले, बराह मेहरबानी आएँ और दौरा करें और कमानों की सरजमीन में तीरंदाजी के मुकाबलों में हिस्सा लें। वो आवाज़ जब एक तीर कमान से निकलता है आपके कानों में, ये कमानों की सरजमीन की सरगोशी है जो आपसे बात कर रही है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।